हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। गाइस आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, हमें क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहता है कैलकुलेशन का, और डेवलपमेंट लेंथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है और हमें क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए डेवलपमेंट लेंथ हमारे बीम या कॉलम्स में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आप बता दूं कि डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है। ये आप एक फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, आपने भी देखा होगा जब कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई कॉलम होता है उसके नीचे का ये एक स्ट्रक्चर होता है। ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कॉलम के लेंथ के एक्स्ट्रा है ये वाली लेंथ जो हम कॉलम में और बीम में भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ हम रेनफोर्समेंट की प्रोवाइड कर रहे हैं, दरअसल यही डेवलपमेंट लेंथ होती है। अब हम यहाँ पे ऐसा क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम ये लेंथ हम अपने बीम में भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक बीम की एक डायग्राम है फ्रंट व्यू का, इसमें हम देख सकते हैं हमारी एक बीम है और हमने इसे दो कॉलम पर रेस्ट किया है। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, डायग्राम में मैंने दिखाना चाहा है, और ये हमारा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड है और ये स्टिरअप्स शो की गई हैं। तो इसमें जो रेड वाली लेंथ है रीइंफोर्समेंट की लेंथ, ये बीम के लेंथ से एक्स्ट्रा लेंथ हमने प्रोवाइड करी है। दरअसल ये डेवलपमेंट लेंथ है, इसी को हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। हमने यहाँ पे क्यों प्रोवाइड करी गई है, हमने यहाँ इसीलिए ये डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करी है ताकि ये बीम और इस कॉलम के बीच का जो जॉइंट होगा, यहाँ पे एक जॉइंट होगा कॉलम और बीम के बीच के, तो ये जॉइंट को हमें मजबूत करना है। हमें इस जॉइंट का जो बॉन्डिंग है इन दोनों एलिमेंट्स की, कॉलम की और बीम की, इन दोनों एलिमेंट्स की जो बॉन्डिंग है उसे स्ट्रॉन्ग करनी है। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, इसे हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमारे पास ये रेड वाली लेंथ और इस साइड ये रेड वाली लाइन में जो लेंथ है, ये पूरी टोटल डेवलपमेंट लेंथ है। तो क्या क्राइटेरिया है इस डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करने के। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें हमारी डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड करती है। तो सबसे पहले ये हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक पीडीएफ है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ। तो इसमें हमें पता चलता है कि हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है, कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो हमारा जिस भी ग्रेड का हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, M20, M15, M25 या M30 या उससे ज़्यादा किसी भी ग्रेड का कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा। हम कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेस से हमारी डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड करती है। इसके अलावा एक डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, जो हम यहाँ पे बॉन्डिंग यूज़ करेंगे, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होगा, उसमें एक स्ट्रेस आएगा, तो उसे डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। तो ये हमारा कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी ग्रेड की यूज़ कर रहे हैं अपनी कंक्रीट, उस पर हमारा डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है। इसके लिए एक परफेक्ट टेबल है जिसमें हम बता सकते हैं कि हमारे इस ग्रेड के लिए हम इतना हमारा डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस रहता है। तो हम जो बार यूज़ करते हैं वो दो टाइप के बार यूज़ करते हैं। एक हमारे पास प्लेन बार होता है, प्लेन स्टील बार, और एक हमारे पास होता है डिफॉर्म्ड स्टील बार। डिफॉर्म्ड स्टील बार वाला बार जिस पे आप सरिया पे थोड़े थोड़े से साइड में निशान देख पाते हैं, जो जिसमें हल्की सी उभरी रहती है वहाँ पे, वो इसलिए होता है ताकि सरिया जो कि स्टील बार और हमारे कंक्रीट के बीच के अच्छी ग्रिपिंग हो जाए, एक फ्रिक्शन प्रोवाइड हो और दोनों के बीच के अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, इसीलिए हम डिफॉर्म्ड बार यूज़ करते हैं। तो जनरली हम अपने घर में डिफॉर्म्ड बार ही यूज़ करते हैं। आपने भी अगर कहीं घर बन रहा होगा तो नोटिस किया होगा, जो सरिया होती हैं वो सारी डिफॉर्म्ड बार ही होती हैं। तो इसीलिए कंक्रीट ग्रेड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी पे हमारा डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे जो सेकंड फैक्टर है वो ये डिपेंड करता है स्टील बार का जो हम डायमीटर क्या है, हम कौन से डायमीटर की स्टील बार यूज़ कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ होगा वो कितनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 mm का स्टील बार यूज़ कर रहे हैं या 8 mm का स्टील बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी डेवलपमेंट लेंथ अलग होगी अगर हम 12 mm का स्टील बार यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें को हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करने के। LD, जिसे हम डेवलपमेंट लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं LD से, तो LD इज इक्वल्स टू फाई सिग्मा एस। हमारे पास फाई होता है डायमीटर ऑफ बार, डायमीटर ऑफ स्टील बार, और सिग्मा एस होता है हमारे पास जो हमारे पास यील्ड स्ट्रेस जो हमारे स्टील बार में रहता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये सिग्मा एस होता है। इसके अलावा फाई सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD, ये जो हमारे पास टाउ होता है ये डिज़ाइन बोर्न स्ट्रेस है जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी। ये डिज़ाइन बोर्न स्ट्रेस, यही डिज़ाइन बोर्न स्ट्रेस होता है जो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ BD। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारा LD की वैल्यू निकल जाती है, LD यानी डेवलपमेंट लेंथ। हम इससे अपनी डेवलपमेंट लेंथ पता कर सकते हैं। हमें यह पता चल जाएगा कि हम कितने mm का स्टील बार यूज़ करें, क्या कंक्रीट ग्रेड यूज़ करें, तो हमारे पास ये डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए मैंने एक्सेल शीट में एक छोटा सा कैलकुलेटर कह सकते हैं वो डिज़ाइन किया है। तो गाइस ये है वो डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेटर जो मैंने एक्सेल शीट में डिज़ाइन किया है। अगर हमें फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले से अगर वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू निकालनी है, तो हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक एक्सेल शीट भी प्रिपेयर करी है डेवलपमेंट लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नीचे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम जो अपने डेवलपमेंट लेंथ चाहते हैं वो हमारा जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो किस मेथड से हमने डिज़ाइन किया है। मींस हमारे पास दो डिज़ाइनिंग के मेथड होते हैं, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आजकल की जो बिल्डिंग्स होती हैं, जितनी भी नई बिल्डिंग डिज़ाइन हो रही हैं, वो सब लिमिट स्टेट मेथड में ही डिज़ाइन हो रही हैं। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए लिमिट स्टेट मेथड को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास जो भी कंक्रीट ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग में, M20, 25, 30, 35 और 40, तो अगर हमारे पास कंक्रीट ग्रेड हमारा M45 या मतलब M40 से ज़्यादा है तो भी हम M40 को ही सिलेक्ट करेंगे। अभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ M20 ग्रेड का कंक्रीट हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं और जो बार है उसका क्या डायमीटर है। तो बार ऑफ डायमीटर अभी के लिए हम पुट कर देते हैं 10 mm। यहाँ पे हमने 10 mm का डायमीटर का बार लिया हुआ है। तो इसका डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। M20 ग्रेड का या M25 ग्रेड की जो हम कंक्रीट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी 2.24 शो हो रहा है यहाँ पे, ये गाइस न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। ये भी स्ट्रेस इन बार, ये भी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। तो अभी डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस हमारा 2.24 शो हो रहा है M25 के लिए लिमिट स्टेट मेथड में। अभी हम M20 सेलेक्ट करते हैं तो हमारा 1.92 हो गया लिमिट स्टेट मेथड के लिए डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, आपको इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। और हमें यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस इन बार, यहाँ पे ये हमारा यील्ड स्ट्रेस इन बार, जो हमारा बार में यील्ड स्ट्रेस रहेगा हमें यहाँ पे पुट कर देना है। हम बार दो टाइप के बार यूज़ करते हैं, Fe415 और Fe500। तो Fe415 का जो बार है उसमें जो इसका यील्ड स्ट्रेस रहेगा वो 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर उसका यील्ड स्ट्रेस रहता है। और जो Fe500 बार है उसका यील्ड स्ट्रेस रहेगा 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है? इन दोनों में बेसिकली फ़र्क रहता है स्ट्रेंथ का, मेजर स्ट्रेंथ का फ़र्क रहता है। फिर भी हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अपना Fe415 बार को यूज़ करते हैं। ये इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इतना लोड नहीं रहता जितना हमारा कमर्शियल बिल्डिंग में रहता है। कमर्शियल बिल्डिंग ऐसे मॉल्स या फिर कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग्स, हम एयरपोर्ट्स वगैरह, तो इसमें जो लोड है वो ज़्यादा रहता है। तो इसी के लिए हम अपना जो स्टील बार है हम Fe500 यूज़ करते हैं। अगर Fe500 अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ करेंगे तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो कॉस्ट के पर्पस से देखते हुए हम Fe415 यूज़ करते हैं और फिर हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में इतना लोड भी नहीं रहता, तो इसलिए हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि हम Fe500 की तरफ ऑप्शन देखें। तो हम 415 पे हमारा सही काम हो जाता है।
तो इसीलिए हम यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस डाल देते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 415। तो हम ये सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइंड आउट होके आ जाता है कि जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होगी वो 540.36 मिलीमीटर होनी चाहिए। हम इस डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहे हैं, ये वाली डेवलपमेंट लेंथ की। अगर हमारे पास ये वाला डेटा है, अगर M20 ग्रेड की सीमेंट कंक्रीट है जिसमें 10 mm की अगर हम स्टील बार यूज़ कर रहे हैं और जिसका यील्ड स्ट्रेस 450 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो हमें जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ चाहिए होगी वो 540.36 मिलीमीटर चाहिए। जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है वो यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेट होती है। ये जितनी भी रेड वाली लाइन है इसी को ही हम डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे। और हमने ये जो लेंथ हमने कैलकुलेट करी है, हमने इसी रेड वाली लेंथ को कैलकुलेट किया है। ये रेड वाली लेंथ हम यहाँ पर भी वही 540 मिलीमीटर अप्लाई कर सकते हैं और करेंगे, और यहाँ पर भी 540 मिलीमीटर यही वाली लेंथ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद एक जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है वो ये यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। जो हमारे पास मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ है वो हम 300 mm को मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ कंसिडर करते हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन करने के बाद जो डेवलपमेंट लेंथ आती है वो 300 mm से कम है, तो हम बिल्डिंग में कभी भी वो जो कैलकुलेटेड लेंथ को हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम मिनिमम लेंथ है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, मिनिमम लेंथ हमें इतनी यूज़ करनी चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ जो मिनिमम होगी वो 300 mm होगी। अगर हमारी कैलकुलेटेड लेंथ 300 से ज़्यादा आती है, जैसे कि इस केस में 540.36 mm हमने कैलकुलेट किया है डेवलपमेंट लेंथ, तो हम इस केस में 540 को कंसिडर करके चलेंगे अपनी डेवलपमेंट लेंथ। अगर इन केस हमारी कैलकुलेटेड डेवलपमेंट लेंथ 300 mm से अगर कम आती है तो हम अपनी डेवलपमेंट लेंथ को 300 mm को मान के ही चलेंगे। तो हमें पता चलता है कि जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए वो 300 mm होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो डेवलपमेंट लेंथ है हमें 300 लेके चलनी है। ये हम बीम के लिए बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कॉलम के लिए देखा था, तो हम ये कॉलम के लिए भी यहाँ पे हम 300 mm हमारी डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। तो ये हमारे स्टैंडर्ड हैं जिससे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट लेंथ इतना होना चाहिए। तो आज हमने जाना कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट लेंथ को अफेक्ट करते हैं। सो आई होप गाइज कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय गाइज।